हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बड़े हैं एकदम। तो फिर से स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल देसी मैथ्स वाला में। आज की क्लास में अपन प्रश्नावली 1.2 इससे जुड़ी बेसिक जानकारी लेंगे और इसके बाद में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने को प्रश्नावली 1.2 कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपने को कुछ परिभाषाएं आनी चाहिए। जैसे पहली से परिभाषा है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वास्तव में क्या होती है? परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्या? वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां q नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो वे संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो एग्जाम्पल ले अगर अपन इनके तो क्या होते हैं? एग्जाम्पल में सभी संख्या आ जाएगी रूट के अंदर अभाज्य संख्याओं को छोड़ के। जैसे मान लो 2, 5/4, 3/2, 9/7, ये सभी क्या है दोस्तों? -3, -5, 15, √25, ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो ये तो हो गई परिमेय संख्या। अब इनकी एक और परिभाषा होती है परिमेय संख्याओं को। या तो अपन इस रूप में देख सकते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं और भिन्न वाली संख्याएं। अब इनकी एक और परिभाषा होती है, उसको भी देख लेते हैं। यह क्या होता है? वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति का होता है। आवृत्ति का वो परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? या तो शांत होगा, यानी कि दशमलव के बाद में कुछ अंक आएंगे, उसके बाद में फुल स्टॉप लग जाएगा। इसी प्रकार या तो शांत हो जाएगा या लगातार दशमलव के बाद में कुछ संख्याएं रिपीट होती जाएगी। जैसे एग्जांपल है अगर अपन यहाँ पर, तो एग्जांपल में जैसे मान लो 0.257। अब यहाँ पर देखो दशमलव के बाद में सिर्फ 3 ही अंक आ रहे हैं, इसके आगे कोई अंक नहीं है। तो ये तो हो गया शांत दशमलव। 0.321, ये भी शांत हो गया। अब अशांत में देखते हैं यहाँ पर 0.252525 ऐसे करके अनंत तक। मतलब ये 25 क्या है? ये अंक रिपीट हो रहा है। जैसे और लेकर अपन 0.575757, तो यहाँ पर ये 5-7 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। या 0.222 ऐसे करके अनंत तक रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि अशांत भी हो और रिपीटेशन हो अगर, यानी कि आवृत्ति हो, तो भी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं। चलिए आशा ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अब इसी के विपरीत होती है अपरिमेय संख्याएं। चलिए एक बार उनकी परिभाषा भी देख लेते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बारी है अपरिमेय संख्याएं की। तो अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहेंगे अपन? वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यानी कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं? p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? ऐसी संख्याएं में अगर एग्जाम्पल से देखें तो एग्जाम्पल में आ जाता है दोस्तों √2 आ गया, √3 आ गया, √5, √7, पाई आ गया, ऐसे बहुत सारी संख्या होती है, √15। ये सभी क्या है मेरे दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है रूट के अंदर जो अभाज्य संख्या आ गई, अगर रूट के अंदर जो अभाज्य संख्या आ गई तो वो संख्या क्या कहलाएगी? एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यदि अपन रूट के अंदर अभाज्य संख्या है और इनका दशमलव प्रसार करते हैं तो भी क्या आएगा? अशांत अनावर्तिक आएगा। तो इसकी एक और परिभाषा होती है कि अपरिमेय संख्या अपन किन्हें कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक और परिभाषा होती है, यह करके देखते हैं। वे संख्याएं जिनका
दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का होता है, अनावृत्ति का हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, संख्याएं कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, यानी कि अपन दशमलव प्रसार करते हैं तो परिमेय संख्याओं में तो शांत आता है या फिर कोई संख्याएं रिपीट होने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अशांत अनावृत्ति, मतलब आवृत्ति बार बार रिपीट नहीं होगा अंक, यानी कि नया ही अंक आता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन देखें 0.10 100 1000 फिर 1000001, तो यहाँ पर देखो आप, पहले 1 0 आया, इसके बाद 2 0 आ गया, फिर 3 0 आ गया, फिर 4 0 आ गया, तो मतलब यहाँ पर लगातार गिनती बढ़ती जाएगी। क्या लगातार गिनती बढ़ती जाएगी, यानी कि दशमलव के बाद में आवृत्ति नहीं होकर अनावृत्ति होगी, बिना आवृत्ति के संख्याएं बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर 0 पहले तो एक बार आया, उसके बाद 2, फिर इसके बाद 3 बार 0 आ गया, फिर 4 बार 0 आ गया, ऐसे बढ़ता जाएगा। और एग्जाम्पल अगर अपन तो यहाँ पर 3.14329754379215 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। और एग्जांपल है अगर अपन तो यहाँ पर 0.231 311 31111 31111 ऐसे करके, मतलब यहाँ पर आवृत्ति नहीं होकर क्या होगी, बिना आवृत्ति के संख्याएं बढ़ती जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा ये चीज़ आपके समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ तो आपके समझ आ गई होगी। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं मेरे दोस्तों वह संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिनका एक के अलावा एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। मुझे जहाँ तक पता है ये चीज़ आपके समझ नहीं आएगी, तो यहाँ पर आप अपन उदाहरण से समझते हैं। अब इसको ऐसे समझ नहीं आएगी ये अब। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने संख्या ले ली 2 और 13, ये क्या है, 2 संख्याएं हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर अपन देखें अगर अपन 2 के अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 2 × 1, इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। इसी प्रकार अगर 13 के गुणनखंड करें अपन तो यहाँ पर 13 के गुणनखंड क्या होगी, 13 × 1। अब वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो अब यहाँ पर दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड में सिर्फ एक तो कॉमन आ रहा है, तो एक के लिए तो परिभाषा ही कर रही है कि एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखो, इस एक के अलावा कोई अतिरिक्त गुणनखंड है जो सेम है, 2 यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर 13 नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, 2 और 13 दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर जैसे और एग्जांपल अगर अपन तो 25 और 26 क्या है, 25 और 26। अब इन दोनों के यदि अपन गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर 25 के गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 5 ×
5 इंटू 1, ठीक है। इसी प्रकार अगर 26 के गुणनखंड करते हैं अपन तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 1। तो यहाँ पर देखो अब इन दोनों के गुणनखंडों में क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन देखें अगर अपन ध्यान से यहाँ पर तो सिर्फ एक कॉमन आ रहा है गुणनखंडों के अंदर। तो एक के लिए तो परिभाषा ही करे कि एक उपनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर देखो 2 बार 5 है, नीचे देखो यहाँ पर इसके अंदर कहीं पर भी 5 नहीं है, तो मतलब कॉमन एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्याएं होती है। सह अभाज्य संख्याओं में एक कंडीशन होती है, लगातार दो संख्याएं क्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। लगातार दो पूर्ण संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होगी, अब मैंने ऐसा क्यों कहा, तो यहाँ पर देखो जैसे मान लो मैं संख्या लेता हूँ 15 और 16, तो यहाँ पर देखो क्या इनके अंदर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा, तो इनके गुणनखंड करते हैं। अगर अपन 15 के कितना हो जाएगा 3 इंटू 5, 16 के कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो मतलब लगातार दो संख्याएं होंगी। जैसे अपन ले अगर 18 और 19 को ले ले अपन, अगर 18 और 19 लेते हैं तो यहाँ पर 18 के तो गुणनखंड आएंगे, लेकिन 19 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों में कोई मैच नहीं होगा। तो ये लगातार दो पूर्ण संख्याएं भी क्या होगी, सह अभाज्य संख्याएं होगी। और सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो आशा ये चीज़ आपके समझ आई होगी। चलिए अब अपन इस प्रश्नावली में प्रश्नावली 1.2 के लिए एक प्रमेय है, तो उस प्रमेय को देख लेते हैं अपन। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हमारे पास है एक प्रमेय जो प्रश्नावली 1.2 के प्रत्येक क्वेश्चंस के अंदर काम आएगी। तो यहाँ पर क्या है प्रमेय, माना P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है, कोई अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर यानी कि कोई संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब है कोई संख्या है P अभाज्य संख्या है, ये डिवाइड करती है किसको, a स्क्वायर को, तो क्या करेगी a P से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो ये चीज़ है इसकी, P a स्क्वायर को विभाजित करेगी तो पक्का करेगी a को भी विभाजित, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ आई होगी, यह है प्रमेय। अब इस प्रमेय को अपन बेहतरीन तरीके से समझेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चंस उदाहरण है अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पर दे रखा है √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपन किस प्रकार सिद्ध करेंगे, तो चले करते हैं। तो आप इस प्रमेय का एक स्क्रीनशॉट बाद में अपन देखते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या किस प्रकार है। तो अब एग्जाम्पल है अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें सिद्ध करना है अपने को √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम ये सिद्ध कब कर पाएंगे, जब हम इस संख्या, जैसे मान लो अपने को √3 दिया है तो अपन इसको क्या क्या मानेंगे, पहले परिमेय संख्या मानेंगे। अपन ने परिमेय संख्या मान लिया इसको। अब इसके बाद में अपन कुछ इसके अंदर इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो वहाँ पर अपने को विरोधाभास यानी कि गलतफहमी होगी, तो अपन बता देंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ इस प्रकार अपन √3 को अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है, तो क्या करना है अपने को, माना √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अपने को यह कल्पना करनी है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब √3 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को अपन क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या की अभी अपन ने परिभाषा देखी थी कि उनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 को अपन लिख सकते हैं P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर B ≠ 0 और A और B क्या है, पूर्णांक है, ठीक है मेरे दोस्तों। साथ में A और B ये क्या है, सह अभाज्य हैं, तभी तो अब यहाँ पर सह अभाज्य है, मतलब
ए और बी इन दोनों का ए के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये जो बी है इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बी इक्वल टू ए। यहाँ तक आपके समझ आया होगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर बोथ साइड, क्या है, दोनों तरफ वर्ग करूँगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 का अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 3 और बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अभी अपन ने एक प्रमेय देखा था जस्ट पहले कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अपन, तो 3b स्क्वायर, तो यहाँ पर जो 3 है ना वो ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 3 ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। प्रमेय के हिसाब से यदि 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो ए को भी विभाजित करना चाहिए 3। ठीक है, तो यहाँ से तो अपन एक समीकरण निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ गई फर्स्ट, और अपन लिख सकते हैं ए बराबर 3c, ए बराबर 3c लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो अपन ए को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का पहाड़ा बोलेंगे अपन तो पता नहीं कितनी बार बोलेंगे, जैसे मान लो 1 बार 2 बार 3 बार बोलेंगे तो भागफल आएगा, तो भागफल और भाज्य इन दोनों को मल्टीप्लाई तो क्या होता है, भाज्य होता है। तो ये चीज़ ए बराबर अपन 3c लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपन यहाँ पर जो ये समीकरण इसको अपन 1 देंगे अगर, तो इस समीकरण 1 में अपन क्या करेंगे, ए इक्वल टू 3c रख देंगे। क्या रख देंगे, ए इक्वल टू 3c। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 में क्या करना है अपने, 3b स्क्वायर है इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो अपन ए के स्थान पर 3c रखेंगे, 3c रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आगे सोल्व करते हैं अपन, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और c का स्क्वायर मतलब c स्क्वायर। यहाँ पर इसको इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर। तो क्या है अपने पास में b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक आपके समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर आ रहा है, तो c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ से अपन अगर कंक्लूजन निकालें और प्रमेय का यूज़ करें अपन यहाँ पर, तो 3b स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित करता है 3b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3b का कोई गुणनखंड होगा तो 3b को भी विभाजित करेगा, 3b को भी विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखो 3b को भी विभाजित करता है और यहाँ से देखो आप 3a को भी विभाजित करता है, जबकि अपन ने माना क्या था कि a व b दोनों क्या है, सह अभाज्य हैं। यदि ये सह अभाज्य हैं तो फिर इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कहाँ से आया, अर्थात जो अपन ने ऊपर माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी गलत फहमी थी और अपन ने गलत मान लिया था कि √3 परिमेय संख्या है, जबकि √3 क्या है, यहाँ से अपरिमेय संख्या दिखाई दे रही है अपने को। तो यहाँ पर चूँकि ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, अर्थात यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है और हमारी कल्पना
√3 परिमेय संख्या है। वो गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से अपन ने प्रूव कर दिया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आशा ये चीज़ आपके समझ आई होगी। दोस्तों यहाँ पर लाइट चली गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और यहाँ पर अगली वीडियो के अंदर अपन इस प्रश्नावली के सारी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।